नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमसीक्यू सीरीज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमसीक्यूज ग्रुप 5 की टेस्ट सीरीज की अपन चला रहे हैं और ये हमारी 5वां पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक 4 पेपर सॉल्व हम कर चुके हैं। लगभग 50 पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं आने वाले 10 दिनों में, क्योंकि पेपर की डेट जो है वो 15 तारीख है और 15 तारीख से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी अपन जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकें उतने ज़्यादा करेंगे। इसलिए अभी जो वीडियो को अपलोड करने का जो सिलसिला है बढ़ा दिया गया है। काफ़ी सारी वीडियोज़ में लगातार अपलोड कर रहा हूँ। बस आप लोग इसको कंटिन्यू बना के रखें और डिसिप्लिन ना तोड़ें। जैसे जैसे वीडियो आते जाए आप सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते जाएं, ताकि आपका एक रिदम बन जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। जब तक आप पूरे 50 टेस्ट सीरीज पूरी सॉल्व कर लेंगे, जब तक आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए होंगे, बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हेल्ड। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मतलब इसका अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो इसमें यह पूछा गया है कि किस प्रकार ऐसा कौन सा कोशिका विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है माइटोटिक सेल डिवीजन, दूसरा है मायोटिक सेल डिवीजन, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा मायोटिक, ऑप्शन बी मायोटिक सेल डिवीजन। मायोटिक सेल डिवीजन के अंतर्गत क्या हो जाता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। चलो इसको समझ लेते हैं क्या है इसकी डिटेल। म्योसिस एक प्रकार की कोशिका, म्योटिक एक प्रकार की कोशिका विभाजन प्रक्रिया है जो गैमेट्स अंडाणु और शुक्राणु के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। यह विभाजन में कोशिका का गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, जिससे अगली पीढ़ी में सही गुणसूत्र की संख्या बनी रहे। अब इसका रीजन भी समझ आ गया है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होने का कारण क्या होता है, ताकि अगली पीढ़ी जो नेक्स्ट पीढ़ी जो आए उसमें गुणसूत्रों की संख्या सही रहे। म्योसिस की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। इससे यह भी समझ आ गया कि इसकी प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं, एक म्योसिस 1 और म्योसिस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट्स आर, यानी बड़े दानेदार लिम्फोसाइट्स होते हैं। पहला ऑप्शन बी सेल, दूसरा ऑप्शन मैक्रोफेजेस, तीसरा ऑप्शन नेचुरल किलर सेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेंड्राइट सेल। इसका सही उत्तर है नेचुरल किलर सेल्स, यानी इसका आंसर सी जो है ऑप्शन सी, ये सही उत्तर है नेचुरल किलर सेल्स। ये क्या होते हैं, बड़े दानेदार लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नेचुरल किलर सेल एन के प्राकृतिक हत्यारे कोशिकाएं, यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और ये शरीर को संक्रमण और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करती है। नेचुरल किलर कोशिकाएं हत्यारी कोशिकाएं हैं क्योंकि ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती हैं, जो कि कैसी होती हैं, बड़े दानेदार लिम्फोसाइट्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इज स्टेन्ड ब्लू ब्लैक इन कलर बाय निजर स्टेन्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में निजर के दाग से कौन सा भाग नीले काले रंग का हो जाता है। तो अब निजर स्टेन जब होता है तो कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो नीले काले रंग का हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिजम्स, सेकंड ऑप्शन है बैकग्राउंड, तीसरा ऑप्शन है ग्रेन्यूल्स एंड लास्ट वन इज स्पोर्स। सही उत्तर इसका है ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन सी ग्रेन्यूल्स जो है इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर मतलब बैक्टीरिया को जब निजर से स्टेन किया जाता है तो नीले काले रंग का कौन सा भाग हो जाता है, जो उसका ग्रेन्यूल वाला भाग होता है वो कैसे रंग का हो जाता है, नीले काले रंग का। निजर दाग एक विशेष रंग द्रव्य है जिसका उपयोग बैक्टीरिया की विशिष्ट संरचनाओं को पहचानने और रंगने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से यह दाग वोल्टेज के शरीर को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स को रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, यानी मूत्र का अत्यधिक मात्रा में निकलना, जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज
पॉलीयूरिया, सेकेंड ऑप्शन इज ग्लाइकोस्यूरिया, थर्ड वन इज ओलिगोयूरिया एंड फोर्थ वन इज ऑन्यूरिया। तो अगर नॉर्मल रेंज से अगर यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया की कंडीशन में क्या होता है? पॉलीयूरिया एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें व्यक्ति सामान्य से अधिक मात्रा में यूरिन उत्सर्जित करता है। सामान्य रूप से एक व्यक्ति एक दिन में 1.5 से 2 लीटर तक यूरिन का उत्सर्जन करता है, लेकिन पॉलीयूरिया की जब कंडीशन हो जाती है तो ये बढ़कर कितना हो जाता है? 2.5 लीटर से भी अधिक हो जाता है। तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीयूरिया। अभी यूरिन के ऊपर अभी मैं एक पूरा लेक्चर बनाने वाला हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन से रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशन बनती है। यदि यूरिन कम हो जाता है तो, यदि यूरिन बढ़ जाता है तो, यदि यूरिन का कलर चेंज हो जाता है तो इन सभी जितने भी यूरिन की क्वांटिटी के हिसाब से जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसके हिसाब की एक पूरी उसका लेक्चर बनाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट इज डिस्क्राइब्ड एज, यानी एक सामान्य एरिथ्रोसाइट्स का आकार इस प्रकार वर्णित किया गया है। कैसे? बाइकॉनकेव डिस्क, पॉलीमार्फो न्यूक्लियोसाइट्स, थिन कॉलम एंड बुल्स आइज। सही उत्तर इसका है बाइकॉनकेव डिस्क। एक सामान्य एरिथ्रोसाइट जो होती हैं वो कैसे शेप की होती है? बाइकॉनकेव डिस्क के स्वरूप में दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सेल ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है जो डीएनए को कंटेन नहीं करता है, मतलब डीएनए को कैरी नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस, पहला ऑप्शन क्या हुआ? न्यूक्लियस, सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड वन इज लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज क्लोरोप्लास्ट। सही उत्तर इसका होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये क्या नहीं करता है? डीएनए को कैरी नहीं करता। सो कोशिका अंगक में कुछ अंग जैसे नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं जो डीएनए को कैरी करते हैं, जबकि अन्य अंग जैसे साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है। तो 3 ऑर्गन आप याद रखें, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म और गोल्जी एपरेटस, ये 3 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो डीएनए कैरी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर बॉडी 70% आयरन इज स्टोर्ड, यानी हमारे शरीर का 70% लोहा कहां संग्रहित होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज लीवर में होता है, सेकंड ऑप्शन है बोन मैरो, थर्ड है स्प्लीन या फोर्थ ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन। इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। सबको पता है कि हीमोग्लोबिन में क्या स्टोर होता है? आपका आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी नकारात्मक अभिरंजक का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बैक्टीरिया की पहचान के लिए, कैप्सूल्स के लिए, फ्लैजेला के लिए, स्पोर्स के लिए। सही उत्तर इसका है कैप्सूल्स की पहचान के लिए क्या किया जाता है? नकारात्मक अभिरंजक यानी नेगेटिव स्टेनिंग्स का यूज किया जाता है। नकारात्मक अभिरंजक का मुख्य उपयोग बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों की बाहरी संरचनाओं जैसे कवच, स्पोर और कोशिका झिल्ली की पहचान के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन में मदद करती है, विशेष रूप से उन सूक्ष्म जीवों में जिनकी संरचना हल्की या पारदर्शी होती है। मतलब यदि कोई सूक्ष्म जीव ऐसा है जो बहुत ज्यादा छोटा है, जिनको हम नहीं देख सकते, नेगेटिव इजीली नहीं देख सकते हैं, या जो पारदर्शी होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है? नेगेटिव स्टेनिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज इंक्रीज्ड। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस स्थिति में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज डायबिटिक इंसिपिडस, सेकंड ऑप्शन इज पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया, ल्यूकेमिया। इसका सही उत्तर होगा डायबिटिक इंसिपिडस। आप लोगों ने देखा होगा जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको बार बार यूरिन आता है, तो डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है? यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड पावर हाउस। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑप्शन लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन सेंट्रोसोम एंड फोर्थ ऑप्शन इज गोल्जी एपरेटस। इसका सही उत्तर सबको पता है, इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, यानी कोशिका का जो सिद्धांत होता है वो किसके लिए लागू नहीं होता है? ऐसा कौन सा जीव है या कौन सा
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके लिए कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन फंजाई, एल्जाई, वायरस और माइक्रोब्स। इसका सही उत्तर होगा वायरस। वायरस के ऊपर कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत सभी जीवों पर लागू होता है, लेकिन कुछ अजीवित संरचनाएं या जीवों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर वायरस, इस पर यह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मोनोसाइट? मोनोसाइट्स का व्यास कितना होता है? मोनोसाइट्स का डायमीटर अगर देखा जाए, फर्स्ट ऑप्शन है 2 से 8 म्यूएम, सेकंड ऑप्शन है 6 to 10 म्यूएम, थर्ड है 8 to 12 म्यूएम एंड फोर्थ वन इज 16 to 22 म्यूएम। इसका सही उत्तर है 16 से 22 म्यूएम, 16 to 22 म्यूएम। मोनोसाइट का व्यास सामान्यतः 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है, ये लगभग बताया गया है। और एग्जैक्ट जो है, अगर ऑप्शन, अब देखिए आपको इस तरीके के जो ऑप्शन है, मतलब अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको गूगल पे देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप ये ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको एक अपना तर्क शक्ति भी लगानी पड़ेगी। कैसे? ये बताया गया कि 15 से 20 माइक्रोमीटर यानी म्यूएम हो सकता है कि आसपास हो सकता है। तो देखो, अब इसके आसपास में ना तो 2 से 8 आ रहा है, ना 6 से 10 आ रहा है, ना 8 से 12 आ रहा है, तो 15 से 20 के आसपास में कौन होता है? 16 से 22। तो ये इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द स्मॉलेस्ट? निम्न में से कौन सी संरचना सबसे छोटी है? ब्रियोड, हाइड्रोजन एटम, बैक्टीरियम, माइटोकॉन्ड्रियम। तो सब लोगों को पता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। हाइड्रोजन एटम सबसे सरल और हल्का तत्व जो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले स्थान पर आता है। आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थान पर आने वाला एटम जो है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन एटम होता है। इसका प्रतीक H और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। अब इसका प्रतीक जो होता है, हम H से हाइड्रोजन को बता दें। हाइड्रोजन का परमाणु 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था। इसमें अगर इसको देखें कि हाइड्रोजन किससे मिलकर बना हुआ था, तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है ये। और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन सामान्यतः हाइड्रोजन में नहीं होते हैं। तो ये क्लियर है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स द यूरिन इज कलेक्टेड इन, यानी गुर्दे की नालियों से गुजरने के बाद मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज किडनी, सेकंड यूरिनरी ब्लैडर। इसमें 2 ऑप्शन ठीक एक जैसे लिख गए हैं, तो इसका सही उत्तर यूरिनरी ब्लैडर है, यानी ब्लैडर जो होता है उसमें जाके यूरिन स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी एपरेटस रिएक्ट विथ, यानी गोल्जी उपकरण किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं? सिल्वर सॉल्ट के साथ, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ, एओबी यानी सिल्वर और ऑस्मियम दोनों के साथ, या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है एओबी, यानी सिल्वर सॉल्ट के साथ भी करते हैं और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोल्जी एपरेटस के बारे में, उपकरण के बारे में और समझ लो। एक कोशिका अंगक है जो प्रोटीन और लिपिड्स के संश्लेषण, संशोधन और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर और अन्य संरचनाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर विथ राइबोसोम्स इज कॉल्ड, राइबोसोम युक्त अंतःप्रदब्बीय जालिका जो होती है वो क्या कहलाती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है नन, और फोर्थ वन इज बोथ, की रफ और स्मूथ दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रफ एंडोप्लाज्म। इसका सही उत्तर रफ एंडोप्लाज्म ऐसे इसलिए होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर अंतःप्रदब्बीय जालिका है, यदि उसकी सरफेस पे छोटे छोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, तो अब ये स्मूथ नहीं रहेगी। अब ये जो इसकी सतह है वो स्मूथ नहीं बचेगी, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो ये क्या कहलाएगी? रफ। अब ये रफ हो गई है। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, अंतःप्रदब्बीय जालिका के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर क्या होता कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रेन्यूल्स
ऑफ प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स के कणों का रंग कैसा होता है? ब्लू ब्लैक कलर, पिंक रेड कलर, येलोइश ग्रीन कलर, पिंक पर्पल। तो सबको पता है कि इसका जो प्लेटलेट्स का जो रंग होता है वो पिंक पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोकैरियोट? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक जगत में शामिल हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा बैक्टीरिया, जो किस में शामिल है? प्रोकैरियोटिक जगत में शामिल है। प्रोकैरियोटिक जगत, प्रोकैरियोटिक किंगडम में वे जीव आते हैं जिनकी कोशिकाओं में विकसित नाभिक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। वो किसमें नहीं होता है? बैक्टीरिया में। अगला है द यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी मूत्र शरीर के किस भाग से निष्कासित होता है? यूरेथ्रा, एनस, यूरेटर, किडनी। सही उत्तर होगा यूरेथ्रा। पता है आप सबको कि यूरेथ्रा क्या होता है? एक महत्वपूर्ण शारीरिक संरचना है जो पेशाब यानी यूरिन और पुरुष में बीर यानी सीमेन को शरीर से बाहर निकालने में मार्ग देती है। यूरेथ्रा जो एक मीडियम होता है, नालिकाएं होती है, ये नालिकाएं ट्यूब होती हैं जो मूत्राशय ब्लैडर से शरीर के बाहर तक जुड़ी हुई होती हैं। अगला है सॉलिड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट आर एडेड टू डिस्टिल वाटर इन कंटेनर, व्हाट टर्म वुड डिस्क्राइब द पोटेशियम ऑक्सलेट, यानी पोटेशियम ऑक्सलेट के ठोस क्रिस्टल को एक कंटेनर में आसुत जल में मिलाया जाता है। पोटेशियम ऑक्सलेट को किस शब्द से वर्णित किया जाएगा? सॉल्यूशन से, सॉल्वेंट से, सॉल्यूट से या रिएजेंट से? इसको किससे किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सॉल्यूट से। अब सॉल्यूट से क्यों किया जाएगा? वह पदार्थ जो घोल यानी सॉल्यूशन में घुल जाता है, यह किसी घोलक या सॉल्वेंट में मिश्रित होकर एक समान मिश्रण बनाता है। घुलनशील पदार्थ का आकार आमतौर पर बहुत छोटा होता है, जिससे यह घोलक के भीतर अच्छी तरह से वितरित हो जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, कौन सा अंग कोशिका का शिपिंग विभाग कहलाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस। सही उत्तर इसका है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को क्या कहा जाता है? शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। गोल्जी उपकरण कोशिका का शिपिंग विभाग माना जाता है। कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जो प्रोटीन, लिपिड्स और अन्य कोशिकीय घटकों के संशोधन, पैकिंग और वितरण में मदद करता है, यानी जिस चीज की जहां जरूरत होती है गोल्जी उपकरण उसको वहां तक भेजने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिपिटेट्स कैन बी प्रेजेंट इन स्टेन्ड ब्लड फिल्म ड्यू टू, दागदार रक्त फिल्म में अवक्षेप निम्नलिखित कारणों से उपस्थित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? जैसे एक स्टेनिंग की हुई एक स्लाइड है और अगर उसमें प्रॉपर जो रिजल्ट होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सीधी भाषा में आप ये समझिए। एक तो इसका कारण क्या ये हो सकता है कि इनसफिशिएंट वॉशिंग, यानी उसकी प्रॉपर तरीके से वॉशिंग ना हुई हो। अलाउइंग स्टेन टू ड्राई ऑन स्लाइड, यानी उसको ठीक तरीके से ना सुखाया गया हो। और तीसरा ऑप्शन क्या ये हो सकता है कि डर्टी स्लाइड, यानी स्लाइड जो हो वो गंदी हो, तो इसलिए उसके रिजल्ट जो हो वो सही ना आ रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये जो सारे ऑप्शन है ये सभी कारण हो सकते हैं कि अवक्षेप उत्पन्न हो। इसका सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में अकाउंट फॉर द स्मॉल साइज ऑफ सेल, निम्नलिखित में से कौन कोशिका के छोटे आकार का कारण हो सकता है? मतलब द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कोशिका के छोटे आकार का कारण द रेट ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है, द सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो, द नंबर ऑफ mRNAs दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। कोशिका के छोटे आकार होने का ये तीनों ही कारण हो सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम का रेशियो जो है वो इधर उधर हो, तो भी द नंबर ऑफ mRNAs दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस, यानी नंबर ऑफ mRNAs कम हो तो भी ये कारण हो सकता है। तो तीनों ही कारण क्या हो सकते हैं? कोशिका के छोटे आकार के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय किडनी इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो गुर्दे द्वारा स्त्रावित होता है यानी किडनी द्वारा रिलीज होता है, किसके उत्पादन के लिए आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, सेकंड है प्लेटलेट्स, थर्ड वन इज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑप्शन। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि एक हार्मोन्स है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि किडनी के द्वारा रिलीज हो रहा है,
वो किसके उत्पादन के लिए रिलीज होता है, किसके उत्पादन के लिए वह आवश्यक है। सही उत्तर इसका होगा रेड ब्लड सेल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब रेड ब्लड सेल्स का तो ये माना जाता है कि वो तो बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में बनती है तो वो कैसे बन रही है, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए आप। एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ हार्मोन जो कि गुर्दे यानी किडनी से के द्वारा स्रावित होता है। एरिथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। यह हार्मोन हड्डी के मज्जा यानी बोन मैरो को प्रेरित करता है, जिससे एरिथ्रोसाइट्स का उत्पादन होता है, तब जाके रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। तो ये इसका रीजन है। अगला क्वेश्चन है, इन रोटरी माइक्रोटोम पैराफिन ब्लॉक इज क्लैम्प्ड इनटू, यानी रोटरी माइक्रोटोम में पैराफिन ब्लॉक को कहां क्लैम्प किया जाता है, यानी कहां होल्ड किया जाता है, चक पे, नाइफ होल्डर पे, ऑल ऑप्शन। सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, चक। चक एक वुड का एक टुकड़ा होता है जो कि इस तरीके का होता है, इसके नीचे ऐसा एक उसका सपोर्टर होता है। अब ये चक ऐसा लकड़ी का होता है। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन कुछ लिक्विड का यूज किया जाता है, जिसके बाद ये क्या होता है, टिश्यू यहाँ पे होल्ड हो जाता है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, माइक्रोटोम में फिक्स होता है ये। अब इसके ऊपर से जब नाइफ गुजरती है तो इससे पतली पतली फिल्म जैसी उसकी टिश्यू के जो टुकड़ा होता है उससे ऐसी ऐसी निकलती जाती हैं, ऐसी निकलती जाती हैं। तो चक का यूज किया जाता है पैराफिन ब्लॉक को क्लैंप करने के लिए। चलिए आज की वीडियो यहीं तक के लिए है। आज के पूरे क्वेश्चन समाप्त हुए। 5वीं ये हमारी वीडियो थी। वीडियो लगातार आती रहेंगी, हम और पूरे क्वेश्चन जो हैं वो कवर कराएंगे। 50 वीडियो 10 दिन के अंदर हमें कवर करनी है। आप धीरज बनाए रखिए और आप डिसिप्लिन बना के रखिएगा। कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। बस आप लगे रहिएगा, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू।